नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में इस समय पर गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं और उनके हौसलों को तोड़ने के लिए लगातार गोरक्षा दल अपना कार्य कर रहा है। और आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में ही लगातार 2 बार गोरक्षकों पर हमले हुए और गोरक्षकों की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गौमांस पकड़ा गया और गौओं को पकड़ा गया, जिंदा बचाया गया। ऐसे ही गोरक्षा दल विभाग के विभाग मंत्री हेमंत कुमार शर्मा आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनको प्रेरणा मिली कहाँ से गायों को बचाने की। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि सरकार के प्रयास जो थे वो नाकाफी साबित हो रहे थे और लगातार गौ तस्कर अपने कार्यों को अंजाम देते थे और आए दिन गौ तस्कर पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते थे। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं सबसे पहले अभी न्यूज़ की समस्त टीम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरीके से गौरक्षकों की जो आवाज़ आप बनते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसका मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने सवाल किया कि गौ तस्करी एक इतना बड़ा मामला बन चुका है आज इंडिया के अंदर में, बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग स्टेट में ये चीज़ें होती है। तो इसकी मेरे को प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी शुरुआत होती है सन 2020 में। सन 2020 में गोवर्धन में एक गौरक्षक को रात्रि नाके के दौरान, मुठभेड़ के दौरान गोली लगती है पैर में, जिसको रेफ़र किया जाता है मथुरा जिला अस्पताल में। मैं किसी काम से सुबह गया हुआ था, तो जब वहाँ देखा हो हल्ला मच रहा था, क्योंकि 2020 आप सभी को मालूम है कि एक महामारी थी जिसमें पूरे विश्व के अंदर में उसने विध्वंस बनाए रखा था। तो उसी सिलसिले में एक तो मेडिकल स्टाफ की कमी और बहुत सी चीज़ें हो रही। तो वहाँ जब जाके देखा मैंने कि ये क्या चीज़ हो रही है, जब पता चला कि इस तरह गोली लगी है, गौरक्षक जो है वहाँ पे हल्ला मचा रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, कोई मैनेजमेंट नहीं था। तो जब जाके मैं गया देखा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि क्या चीज़ है। तो 2020 से लेकर 2023 लग चुका है, यहाँ तक ये कारवा एक बहुत बड़े परिवार के रूप में आ चुका है। और मैं आज करंट में विश्व हिंदू परिषद से ब्रज प्रांत का मैं विभाग मंत्री का मेरे पास दायित्व है और आप लोगों के आशीर्वाद से ये सेवा आखिरी दम, आखिरी सांस तक चलती रहेगी। अगर बात की जाए आपके बैकग्राउंड की, तो आपने हिम्मत की उस समूह से जुड़ने की, उस समूह को जोड़ने की जो इतना रिस्की है। क्योंकि इस मामले में इतना रिस्क था, इसमें कभी भी जो तस्कर थे वो गोरक्षक दलों पर हमला कर देते थे। आए दिन सुनाई पड़ता था कभी गोली, जैसा आपने बताया कि गोली मार दी थी, पुलिस पर हमला करने से नहीं चूकते, बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं। ऐसे में आपका आगे आना, आखिर आप में ये प्रेरणा मिलती कहाँ से थी कि मुझे इस प्रकार का कार्य करने चाहिए कि कैसे भी गायों की रक्षा हो सके? अब प्रेरणा की बात अगर बताऊं तो मैं स्कूलिंग मेरा एनसीसी मैंने किया था, फिर वहाँ से मैं एनडीए में गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी मैंने स्कूलिंग की। फिर वहाँ से आगे की पढ़ाई करने के बाद मैं शॉर्ट कमीशन जो जॉब होती है उसमें मैं गया। मैं 10 साल के लिए मैंने अपने आप को सर्व किया, किस तरह आर्म फोर्स काम करती है, किस तरह डिफेंस काम करती है, किस तरह मिलिट्री काम करती है। तो इसका एक नॉलेज है मेरे पास और था टेक्निकली कि किस तरह काम होता है। फिर मैंने 2 महीने इन गौरक्षा दलों की चीज़ों को देखा कि ये लोग किस तरह काम करते हैं, क्या नहीं करते। तो जब पता चला बैकग्राउंड में जाके कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत है, लोगों के पास, युवाओं के पास बहुत ऊर्जा है, मगर इस ऊर्जा को एक चैनलाइज करने वाला कोई नहीं था। तो इसकी शुरुआत धीरे धीरे गोवर्धन से हुई। गोवर्धन में कई टीमें काम कर रही हैं छोटी छोटी, उनको मैंने सभी के, उनके जो मुखिया थे उनसे मुलाकात की 1 to 1, उनको समझाया कि हम एक चैनल से काम करते हैं। फिर धीरे धीरे कारवा शुरू हुआ। मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया कि किस तरीके से हम काम करते हैं। रात्रि में उनके साथ जाना शुरू किया, तो वहाँ से चीज़ें मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। करीब 8 महीने का मेरा एक ये खुद का अपना निजी ऑब्जर्वेशन रहा कि गौ तस्करी कैसे होती है, गौ तस्कर के हौसले कैसे बुलंद होते हैं, क्या क्या चैलेंजिंग आती हैं। उन चीज़ों को मैंने पर्सनली रात में जाके, दिन में जाके ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि क्या दिक्कतें हैं। जैसे कि आपने बताया क्या क्या चैलेंजिंग आते हैं, तो चैलेंज आखिर आते कहाँ पर है, उनको हौसले मिलते कहाँ से हैं? जैसा कि मेरा प्रश्न यही रहेगा आपसे भी। हौसले की अगर बात मैं आपको करूं कि गौ तस्करी कोई छोटा मामला नहीं है, कोई छोटा नेटवर्क नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को रन करने के लिए बड़े बड़े लोग इसमें कनेक्टेड रहते हैं। अगर बात चलने पे चली है तो मैं आपको बता दूं सर कि 2020 में जो महामारी आई थी उसमें कई हज़ार लड़के जिनको जॉब से निकाला गया था। क्योंकि इतना प्रेशर था। मगर गौ तस्करी का जो सबसे बड़ा आयाम है, जो सबसे बड़ा, जो मुख्य, जो इनका जो अड्डा है वो है हरियाणा का मेवात। आप मेवात जो है हमारे 3 ज़िलों से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा आता है, राजस्थान आता है और हमारा उत्तर प्रदेश में मथुरा ज़िला आता है। इन तीनों ज़िलों की सीमाओं को जोड़कर बनता है मेवात।
इस मेवात के अंदर में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है जो वहाँ पे ऑपरेटिंग होता है, और इसी के अंदर में हर लेवल पे इसमें लोग जोड़े जाते हैं, हर लेवल को एक अलग अलग टास्क दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत में आपको बताता हूँ कि इनको पूरी तरीके से एक चैनल होती है, पूरा चैनल काम करता है कि आपको किस तरीके से इसको काम करना है। इसमें इनका आईटी सेक्टर भी काम करता है, जो शायद अभी तक किसी को नहीं जानकारी होगी, मैं आपको बता दूं। गौ तस्करी के अंदर में पूरा एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जो पूरी एक प्लानिंग करता है कि गाड़ी कहाँ से भरनी है, गाड़ी कहाँ से निकलेगी और किस तरीके से निकलेगी। फिर इसमें स्टेज के हिसाब से लोगों को भर्ती किया जाता है कि इस स्टेज में इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस स्टेज में इतना पढ़ा लिखा, उस हिसाब से ये लोग करते हैं। दो टोल के बीच में जब गाड़ी पास होती है, अगर उदाहरण मैं दूं, अगर फरे टोल से गाड़ी को कोटवन जाना है तो फरे टोल पे जो ड्राइवर लेके आएगा वो कोटवन टोल लेके नहीं जाता है, वहाँ पे दूसरा ड्राइवर उस गाड़ी को कैप्चर करता है। इनको मोबाइल्स अलग से दिए जाते हैं, सिम अलग से दिए जाते हैं, वहाँ से ये चीज़ें चलती है। इनकी एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है जिसको पायलट कहा जाता है, वो गाड़ी इनके रास्तों में आगे आने वाली दिक्कतों को पहले फाइंड आउट करती है कि किस तरह ये लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नाके पे तो नहीं खड़ा है, तो वहाँ से इन लोगों को हौसला अफजाई मिलती है। और बहुत बड़ा नेटवर्क है ये जो गौ तस्करी को एक बड़े आयाम तक ले जाता है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि एक पायलट वैन आगे चलती है जो बताती है, क्या इसमें कहीं पर आपको घूसखोर की बू आती है? क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, कि पुलिस की इसमें सहभागिता रहती है, मिलीभगत रहती है, क्योंकि बिना किसी कार्य को करने के, बिना पुलिस के सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जहां तक अगर पुलिस विभाग की बात की जाए तो मैं मथुरा जनपद का निवासी हूं, तो मेरे मथुरा जनपद के अंदर में जो पहला टोल पड़ता है वो फरे का पड़ता है। वहां से हमारी मथुरा की सीमाएं शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि मेवात जाने के लिए जो रास्ता जाता है वो मथुरा के फरे टोल से जाता है। मथुरा पुलिस का अगर जहाँ तक कार्यशैली की बात करूँ तो मेरे पास इसका 3.25 साल का एक खाका है, एक मेरे पास इसका ऑब्जर्वेशन है। मथुरा पुलिस फरे टोल से लेकर कोटवन तक इतनी सतर्कता से काम करती है कि अभी तक अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो 3.25 साल के अंदर में मैं करीब 300 प्लस एनकाउंटर्स मैं अभी तक कर चुका हूं, जिसमें सारे एनकाउंटर्स पुलिस के साथ किए गए हैं। एनकाउंटर शब्द इसलिए ले रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि हम लोगों को एनकाउंटर करने की कहीं छूट तो नहीं दी गई है। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, मतलब हम पुलिस विभाग के साथ किस तरह से प्लानिंग होती है, पूरा एक चैनल वर्क करता है मुठभेड़ का। तो पुलिस को घूसखोरी का कहें कि पुलिस को इसकी घूसखोरी दी जाती है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल खंडन करता हूं। ऐसा अभी तक मुझे पाया नहीं गया, ना ही ऐसा मेरे सामने आया है कि इसमें पुलिस विभाग की कोई मिलीभगत है। लेकिन फिर भी सवाल पुलिस पर उठते हैं, क्योंकि आखिर जब भी मुठभेड़ होती है गौ तस्करों के और गौरक्षकों के बीच में होती है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट उसके बाद में आता है। आखिर पुलिस को सूचनाएं क्यों नहीं मिल पाती? जैसे आपके पास सूचना पहुंच जाती है, गाड़ी निकल रही है, आप उसको पकड़ते हैं, प्रयास करते हैं, पुलिस पीछे क्यों रह जाती है? हाँ, लोगों के मन में यही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक सवाल पूछा है कि ये हर बार बड़ी बड़ी मीडिया, चाहे नेशनल मीडिया हो या छोटी मीडिया हो, सभी पत्रकार बंधुओं का एक ये सवाल रहता है। मैं इसका आपको एक जवाब देना चाहता हूँ जो मेरा अनुभव बोलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा खुद का है, बट ये नेटवर्क जो काम करता है, जो गौ रक्षा दल का नेटवर्क काम करता है, इसमें पूरा, जहाँ तक अगर मैं अपने की बात करूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, इसमें मेरा पूरा एक चैनल काम करता है। हमको जब टिप मिलती है तो उस टिप को फाइंड आउट करने के लिए हमारी एक टीम है, टोटल हमारी 25 लोगों की टीम है, जो रात्रि में स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से उसका नाम मैंने दिया है, जो रात में हमारी कॉम्बिन का काम करती है। उस टीम के अंदर में 25 में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए गए हैं। उस टीम का काम ये होता है कि अगर इनपुट मिलती है तो उस इनपुट को पहले हम लोग सर्च आउट करते हैं कि क्या ये इनपुट सही है। जब हमें इनपुट लग जाती है कि नहीं, ये 99% ये इनपुट कंफर्म है, फिर उसको हम डिलीवर करती है। वो जो हमारी टीम उसको जो मौका है, जो स्टैंड पे जाके इसको कंफर्म करती है कि हाँ ये इनपुट सही है, वो टीम मेरी दूसरी टीम को बताती है कि हाँ जी ये अब 100% सही है कि इसमें गौ माताएँ भर के जा रही हैं। फिर उस टीम का काम होता है, वो ब्रीफिंग टीम को देती है, जो हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे हम बैठ के इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में मोस्टली मेरे साथ रिटायर डीएसपी हैं जो मेरे विभाग के अध्यक्ष हैं, और इसमें हमारे विभाग मंत्री हैं जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग देखते हैं। यानी कि अगर बात की जाए मुठभेड़ की या बात की जाए आमने सामने की, जिस तरीके से वो लोग सशक्त हैं, वैसे ही आप लोग भी अपनी टीम के साथ सशक्त रूप से काम कर रहे हैं, और लगातार जिस प्रकार से उनके पास में सक्षमताएँ हैं, उन्हीं के आधार पर आप लोग भी अपना कार्य को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर सक्षमता की बात की जाए तो जब हमें टिप कंफर्म हो जाती है तो इसका फिर बाद में जिस थाना क्षेत्र में या जिस सीओ सर्कल में गाड़ी जा रही है,
उनके अधिकारियों को हमारे द्वारा इनपुट दिया जाता है कि सर इस तरीके से गाड़ी निकलनी है, हमें आपकी एक एस्कॉर्ट पार्टी स्टैंड बाई पे चाहिए। क्यों? क्योंकि सर पूरा जनपद में करीबन लाखों लोग रहते हैं। अब पुलिस को हम अगर हर जगह ऐसे दौड़ाने लगें कि नहीं जी सर यहाँ से गाड़ी निकल रही है आप आ जाइए, तो ऐसा भी नहीं चलता है, क्योंकि हर चीज़ का एक मैनुअल होता है, हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है। मगर जनरली कई बार ये सवाल दागे जाते हैं, आप लोगों की तरफ से दागे जाते हैं कि पुलिस पर इनपुट क्यों नहीं जाता है। मैं ये कहता हूँ कि पुलिस पर इनपुट रहता है, मगर पुलिस को मिसगाइड किया जाता है। मेरे पास एक डाटा है कि 100% में से केवल 90% जो डाटा दिया जाता है पुलिस को, वो टोटली मिसगाइड होता है, क्योंकि पुलिस वहाँ पहुँचती है, पूरा नाका लगाती है, सब कुछ करती है, मगर गाड़ी नहीं पहुँचती है। क्यों? क्योंकि जितने भी गौ तस्कर हैं उनको ये पता चल जाती है कि यहाँ पे पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। ये सारा काम जो किया जाता है पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपने बताया सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज बड़ी गहनता से इस पर चर्चा की है, लेकिन अब बात करता हूँ मैं आंकड़ों की। आखिर आपके पास में पर डे के आंकड़े क्या हैं? लगभग कितनी गाय जनपद मथुरा से लगभग चोरी की जाती हैं और लगभग कितनी गाय यहाँ से प्रतिदिन मेवात क्षेत्र भेजी जाती हैं? हाँ, अब आंकड़े की आपने बात की, बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता दूं कि गौ तस्करी में कई इनके लॉन्च पैड होते हैं। लॉन्च पैड का मैं आपको अर्थ बता दूं आप सभी आपके मीडिया के माध्यम से, कि लॉन्च पैड एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे करीबन छोटे छोटे समूह में लोग, जो इनके जो एरिया होता है एक बड़े सेक्टर में जाके, मतलब कि जैसे कि अगर 100 गौ तस्कर हैं तो इनको एक हैंडलिंग करने वाला जो होता है वो 2 लोग होते हैं, उनको लॉन्च पैड कहते हैं। उस लॉन्च पैड पे इनको ब्रीफिंग किया जाता है कि कौन लोग कहाँ कैसे कैसे काम करेगा। सुबह के टाइम यानी जब दिन होता है तो दिन में ये लोग आके निगरानी करते हैं, ये लोग रेकी करते हैं कि कहाँ पे क्या स्पॉटिंग है। अगर हम मथुरा जनपद की बात करें तो मथुरा जनपद में हमारे कई ऐसे सिटीज़ के एरिया हैं जहाँ पे छोटी छोटी जगहों में ये अपनी जो टाटा 407 इनकी गाड़ियाँ आती हैं, मोटरसाइकिल इनकी चलती है, उससे ये लोग रेकी करते हैं। फिर छोटी छोटी गाड़ियों में गौ माता को उठाते हैं, फिर उठाने के बाद ये अपने लॉन्च पैड पर लेके जाते हैं। फिर लॉन्च पैड पर ये बड़ी बड़ी कैंटरों में इनको भर के भिजवाया जाता है। तो दर्शकों, आज आपने जाना किस प्रकार से मथुरा जनपद से जो गौ तस्करी हो रही थी या हो रही है या जारी है, उसके बारे में किस प्रकार से बताया गया हेमंत शर्मा जी के द्वारा कि किस प्रकार से उनकी टीम भी इस गौ तस्करी को रोकने के लिए लगी हुई है। और जैसा कि लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि पुलिस समय से क्यों नहीं पहुंच पाती, आखिर जो इनपुट हैं वो इन तक कैसे पहुंचते हैं और पुलिस कहां पीछे रह जाती है, उसके बारे में भी आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन जो रहता है वो सूचनाओं के आधार पर रहता है और जो सूचनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं दी जाती हैं। यानी कि पुलिस को मिसगाइड किया जाता है और इनके द्वारा सूचनाओं के आधार पर ही पुलिस इनके साथ में मिलकर काम करती है और इस प्रकार से एक टीम वर्क बना करके मथुरा में लगातार जो गौ तस्करी है उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे? और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम वर्क को देखकर अलग अलग जो राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, वहाँ पर भी हम लोगों को कांटेक्ट में लिया जाता है। वहाँ पे भी अभी तक करीब 2.25 साल के अंदर में हम लोग करीब 86 जॉइंट ऑपरेशन कर चुके हैं। जो मेवात के अंदर में हमारे अलग अलग लड़के हैं जिनको हमने वहाँ पे शिफ्टेड किया हुआ है, डिप्लॉयड किया हुआ है, वहाँ पे उन लड़कों के साथ मिलकर इसका काम करते हैं। और करीबन आपका जो फरे टोल से लेके और जो कोटवन टोल है, अगर एक डाटा लिया जाए तो एवरीडे कम से कम 25 से 35 ट्रक यहाँ से एवरीडे निकलते हैं। मगर 25 से 35 ट्रक को आप एवरीडे नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि अब गौ तस्करी के मायने इतने बदल चुके, इतना मॉडर्न हो चुका है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो टेम्पो ट्रैवलर आती है, जिसमें हम मुसाफिर जो ट्रैवलर जो टूरिस्ट जो घूमते हैं, उसमें इनकी तस्करी की जाती है। जो पेट्रोल के टैंकर्स होते हैं उसमें तस्करी की जाती है। इवन यहाँ तक कि जो भारत पेट्रोल पंप के जो टैंकर आते हैं जिसमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसमें भी की जाती है। एसी कोचेस, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एसी कोच होते हैं, उनमें भी गौ तस्करी की जाती है। और अब तो मायने इतने बदल चुके हैं कि गौ तस्करी करने का तरीका ही बदल चुका है पूरा। यदि बात की जाए इससे होने वाले लाभ की, तो लाभ क्या है? लाभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। लाभ मैं आपको बता दूं कि गौ तस्करी चाहे मानव तस्करी कह दो, इनसे सबसे बड़ा इनपुट ये और फ़ायदा ये होता है कि इससे द्वारा जो अर्जित किया जाता है पैसा, वो कहीं ना कहीं हमारी भारत की संप्रभुता या हमारी भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है। क्योंकि इसके ज़रिए बड़े बड़े लेवल के ऑपरेशन जो होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनमें इन पैसों को दिया जाता है। या अवैध हथियारों के द्वारा हमारे लोगों के साथ कई घटनाएं घटित की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लागत कुछ नहीं है। लागत क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊं कि गायों को इकट्ठा करने के लिए 500 रुपये हर एक आदमी को दिया जाता है कि केवल आपको ये जानकारी देनी है कि गौ माता कहाँ पे आवारा घूमती हैं। तो वहाँ पे ये लोग 500 रुपये में इसकी टिप देते हैं और फिर वहाँ से ये लोग धीरे धीरे पकड़ते हैं। आपके ही माध्यम से बता दूं कि एक गौ माता का जब उसको उठाते हैं जिंदा में, उसकी कीमत वैसे लगाना नहीं चाहूँगा, मैं एक सनातनी हूँ, मगर हमारी माँ की कीमत 25,000 रुपये है अगर जब वो जीवित रहती है।
उनके देहांत के बाद उनकी कीमत करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए हो जाती है, क्योंकि जब उनको टुकड़ों में बांटा जाता है, उनके मांस को बांटा जाता है, उनकी खालों को बांटा जाता है, उनकी हड्डियों को बांटा जाता है, तब उनकी कीमतें ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि वो कटने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्व की जाती हैं। दर्शकों, आज हम लोगों ने जाना कि वास्तव में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और कहाँ तक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर ये कार्य पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष में लगातार चल रहा है और गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज बड़ी गहराई से हमने इस विषय को जाना कि आखिर गौ तस्करी होती क्यों है, कितनी इसमें लागत लगती है और क्या इसके बेनिफिट्स उन लोगों को मिल जाते हैं जो गौ तस्करी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।